हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं और आज हम स्टडी करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। रेजिस्टेंस को पहले हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है अपोजिशंस फेस बाय द फ्लो ऑफ चार्ज। तो किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ड्रिफ्ट करते हैं। तो जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट करते हैं तो उनको अपने रास्ते में कुछ आयनाइज्ड एटम मिलते हैं जिनकी वजह से उनको अपोजिशन फेस करना पड़ता है और उसी अपोजिशन को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो सेल को भी हम पहले डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। सेल का कंप्लीट मैकेनिज्म हम स्टडी कर चुके हैं। सेल के टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो सेल में क्या होता है? सिंपल दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। साथ ही ये कंटेनर में होते हैं और उस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो वो हमको एनर्जी देता है। तो केमिकल एनर्जी से हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। तो जब भी सेल से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं, कोई भी सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो उस सर्किट में तो होता क्या है कि करंट फ्लो होता है। तो जो सेल होता है, सेल का इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो सेल में आयंस होते हैं, आयंस मूव करते हैं और आयंस के पास चार्ज होता है, तो चार्ज यहाँ फ्लो माना जाता है। तो यहाँ पर करंट बनता है। ठीक है, तो जब भी चार्ज के फॉर्म में आयंस फ्लो करते हैं तो आयंस को अपने रास्ते में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं, अदर आयंस, उनका अपोजिशन फेस करना पड़ता है और उसी अपोजिशन को हम यहाँ पर कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंपल इसको हम एक सेल के एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेकेंडरी सेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेड एक्यूमुलेटर को हमने डिटेल में स्टडी किया था लेक्चर नंबर 5 में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो उस एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं कि किस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। वहाँ कंप्लीट मैकेनिज्म है सेकेंडरी सेल की। जो हमारे घरों में बैटरी होती है लेड एक्यूमुलेटर, सिंपल हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो सेल होता है उसको सिंपल ले लेते हैं, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, इसी से हम समझेंगे यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो एक कंटेनर होता है सिंपल, और उस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। तो लेड एक्यूमुलेटर में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है लेड परऑक्साइड का, आई थिंक PbO2। ओके, PbO2 मेटल PbO2 का एक इलेक्ट्रोड हम लेंगे यहां पर, और दूसरा रहता है यहां पर लेड मेटल का एक इलेक्ट्रोड रहता है। इनको हम एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं। ये लेड का होता है Pb का। ओके, और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सपोज यहां तक कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली फिल्ड है इस कंटेनर में, सब जगह। इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं यहां पर H2SO4 का। ओके, H2SO4 जो कि डिसोसिएट्स होता है, इसको हम यहाँ वाटर के साथ ऐड कर लेते हैं H2SO4 को। जो डिसोसिएट होता है H+ आयंस टू H+ आयंस और SO4 माइनस आयंस की फॉर्म में। अगर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है H2SO4 का तो वो डिसोसिएट होगा 2H आयंस में और 1 सल्फेट आयन में, SO4 माइनस आयन में। ठीक है, तो इस कंप्लीट में H+ और SO4 माइनस ये फील्ड रहता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो इसी का रहता है, आयंस रहते हैं H+ आयंस और SO4 माइनस आयंस। देखिए, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं सेकेंडरी सेल का, किस तरह से होता है। ये जो H++ आयंस हैं इसमें, ठीक है, ये H+ आयंस इस PbO2 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिडक्स रिएक्शंस होती हैं, और ये जो रिएक्शंस होती हैं ये इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा। और जो SO4 माइनस आयंस हैं वो लेड के साथ रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट किस तरीके से करते हैं कि PbO2 2H+ आयंस के साथ जब भी रिएक्ट करता है तो ये H+ अपने दो पॉजिटिव चार्ज को इसको दे देता है। सिंपल कैसे कि इससे दो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, कंप्लीट मेटल इलेक्ट्रोड जो भी है ये न्यूट्रल है। जब इससे दो इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे जो इसके साथ मिलेंगे तो इसको सब्सटेंस की फॉर्म में बना देंगे H2, और यहाँ से एक O ले लेंगे तो H2O बनेगा, और यहाँ पे PbO बचता है। फिर बाद में वो H2SO4 के साथ मिलके H2OO और PbSO4 और बनता है। कंप्लीट जो रिडक्स रिएक्शन है वो आपको
उसमें मिल जाएगी, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में। तो यहाँ पर ओवरऑल होता क्या है कि ये जो दो H आयन हैं, H प्लस आयन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे इस PbO2 से। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इस पर क्या होगा, +2 चार्ज आ जाएगा, सिंपल। साथ ही जो SO4 माइनस आयन्स हैं, इसमें बहुत सारे SO4 माइनस आयन्स भी है ना, तो H प्लस आयन्स हैं वो पहुँचेंगे PbO2 के पास, और जो SO4 माइनस माइनस आयन्स हैं वो पहुँचते हैं Pb के पास। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके PbSO4 बना लेता है। कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन आपको पहले हम स्टडी कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो SO4 इसको 2 नेगेटिव आयन दे देगा, सिंपल। तो इस तरह से बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये बैटरी फोर्स से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल्ड होगा ना, जब भी 𝜇1 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो रिपेल्ड होगा, यहाँ 𝜇1 नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो भी रिपेल्ड होगा, है ना। तो ज़बरदस्ती बैटरी फोर्स लगा लगा के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को इस्टेब्लिश करती है। लेकिन कब तक इस्टेब्लिश करती है, इसकी भी एक लिमिट होती है। सपोज कि इतना ही पॉजिटिव चार्ज बैटरी ने इस्टेब्लिश किया, बैटरी फोर्स से H प्लस आयंस को यहाँ भेज दिया, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता गया, और SO4 माइनस माइनस ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसको, ठीक है, या फिर इससे 2 पॉजिटिव चार्ज के बराबर चार्ज ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में हो गए, जो PB रॉड है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बनता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनता है। ऐसे ही सपोज कि यहाँ पर इतना नेगेटिव चार्ज इसने इस्टेब्लिश कर दिया बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट ने रेडॉक्स रिएक्शन से एनर्जी देके, मीन्स बैटरी फोर्स से, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, एक लिमिट होगी, वो लिमिट हमने यहाँ पर कंसीडर कर ली कि इतनी लिमिट है कि इतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस्टेब्लिश हो सकता है। इससे ज़्यादा आएगा तो H आयंस उसको ये रिपेल्ड करेगा, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो वो ज़्यादा H आयंस को नहीं आने देगा, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा SO4 माइनस माइनस आयंस को नहीं आने देगा। तो सिंपल इस चीज़ को हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया है। और देखिए, जब यहाँ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आयंस जो SO4 माइनस माइनस आयन है, ये यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये SO4 माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ ये खड़े हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगी रॉड, और ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पर H प्लस ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं इकट्ठे हो सकते हैं ना। इक्विलिब्रियम की कंडीशन तक ही ये पॉजिटिव आयंस इस इलेक्ट्रोड पे आएंगे, इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव आयंस आएंगे, और इसके चारों तरफ ये आयंस जो कि इलेक्ट्रोलाइट में हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं बहुत सारे H प्लस आयंस, और SO4 माइनस माइनस आयंस अवेलेबल हैं ऑलरेडी इस इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये कंडीशन होती है एक सेल की सिंपल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ओके। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नली कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, कोई भी बल्ब लगा दिया, कोई फैन, मोटर, एनीथिंग, ओके। तो जैसे ही हम इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज है वो जाना चाहेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिव चार्ज है वो जाना चाहेगा कहाँ, मेटल इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसकी तरफ जाना चाहेगा। तो सिंपली नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है, लेकिन समझाने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज को भी लेके समझा सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को लेके भी समझा सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आते हैं। उसको हम समझा ऐसे भी सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, तो यही हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सिंपल। अब देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। मीन्स हमारी एक लिमिट थी जो बैटरी फोर्स कितना लगा सकती थी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 4 के बराबर रहेंगे, नेगेटिव चार्ज भी 4 के बराबर रहेंगे। तो अब क्या होगा कि भाई बैटरी जो है फोर्स नहीं लगा पा रही थी पहले। क्यों नहीं लगा पा रही थी? बिकॉज पहले क्या था, ये थी सिचुएशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, है ना,
जब इनको एक्सटर्नली कनेक्ट नहीं किया गया था। उस टाइम क्या था कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और उसकी वजह से एक फोर्स भी लग रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। और ये जो बैटरी अपना फोर्स लगा रही थी इस डायरेक्शन में भेज रही थी, ठीक है, क्योंकि यहीं से आएगा जो न्यू पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टैब्लिश होगा वो यहीं से स्टैब्लिश होगा और बैटरी अपना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी। बैटरी फोर्स लगा के तो यहाँ ज़बरदस्ती पॉजिटिव चार्ज को स्टैब्लिश करेगी। तो एफ बी और एफ ई जब इक्वल हो जाते थे, पहले भी हमने स्टडी किया था कि ईएमएफ मेंटेन कैसे रहता है, एफ बी और एफ ई दोनों ही इक्वल रहेंगे तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज फिर स्टैब्लिश नहीं हो पाता था, वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती थी, ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँच गया जिसने एक नेगेटिव चार्ज को भी यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया, दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ कमी हो गई, मीन्स कमी क्या होगी, इसकी लिमिट जो थी वो अब थोड़ी सी कम हो गई। मीन्स 4 पॉजिटिव चार्ज रख सकती थी ये रॉड, बैटरी इतना फोर्स लगा सकती थी, मीन्स अब यहाँ एफ ई कम हो गया है ना, एफ ई कम हो गया तो एफ बी जो कि बैटरी फोर्स है, जो कि नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो ये क्या करेगा, एक एच प्लस आयन को कहाँ भेजेगा, इधर भेजेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब इसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट कर देंगे तब पहुँचेगा, ये ध्यान रखना है। इसको एक्सटर्नली कनेक्ट करना है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके न्यूट्रल हो जाएगा, या फिर ये कहें कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आके न्यूट्रल हो जाएगा, सिंपल। इसको सल्फेट आयन जो SO4 माइनस माइनस आयन है इससे भी समझा सकते हैं हम। तो H प्लस इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पर एक प्लस और आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक SO4 माइनस या फिर 2 चले जाएंगे, सिंपल सी बात है, और यहाँ इस डायरेक्शन में SO4 माइनस जाएंगे तो यहाँ पे एक माइनस और मिल जाएगा इससे, क्योंकि SO4 के पास 2 नेगेटिव चार्ज है तो जब ये पूरा पहुँचेगा तो 2 के बराबर ही देगा, ठीक है। तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। ये तो हम एक मान के चल रहे थे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते थे जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास 4 पॉजिटिव चार्ज के बराबर चार्ज रह सकता था। तो ये कंप्लीट हो गया क्योंकि H प्लस आयन इधर आया, SO4 माइनस इधर आया, तो फिर से EMF मेंटेन हो गया, है ना। फिर क्या होगा, ये प्रोसेस को स्लोली स्लोली समझा रहे हैं हम, लेकिन होता क्या है, ये बहुत तेजी से होता है प्रोसेस। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है फिर से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, फिर ये कम हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, एक और H प्लस आयन से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ओके। तो ये प्रोसेस रहता है आयंस के मूव करने का। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सब जगह H प्लस और SO4 माइनस भी मिलते हैं इनको, ठीक है, H प्लस SO4 माइनस माइनस, तो H पॉजिटिव चार्ज इसके पास कौन भेजता है, जबरदस्ती तो भेजा जाता है भाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज के पास नहीं आना चाहता, भेजता कौन है, बैटरी फोर्स लगा के, बैटरी के पास जो एनर्जी, जो रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है बैटरी को, वही फोर्स यहाँ से जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज को यहाँ सेंड करता है, स्टेब्लिश करता है, और नेगेटिव चार्ज को बैटरी अपना फोर्स लगा के यहाँ पहुँचाती है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास नहीं जाना चाहेगा क्योंकि तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इस तरीके से जब यहाँ से करंट स्टार्ट करता है फ्लो करना, ये करंट यहाँ से यहाँ तक तो फ्लो करके आ गया, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया इसने, ठीक है, एक्सटर्नली हमने इसको कनेक्ट किया तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ आके ये न्यूट्रल हो गया। फिर यहाँ के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो कि H प्लस आयन के पास है, ये इस डायरेक्शन में मूव करके फिर यहाँ आ जाता है, जिससे होता क्या है कि कंप्लीट ये करंट का सर्किट, कंप्लीट क्लोज सर्किट ये बन जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के अलोंग ही करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। तो इस तरीके से ये क्लोज सर्किट में हमारा करंट यहाँ फ्लो होता है। तो जब भी ये आयंस मूव करते हैं तो इनको रास्ते में कौन मिलते हैं, H प्लस आयंस, SO4 माइनस आयन, तो इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। तो फिर से इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, यहाँ पर वो अपोजिशन फेस करना पड़ता है इनको, किनको, आयंस को, जो आयंस मूव करते हैं इलेक्ट्रोड से, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो आयंस जो हैं, सो H प्लस SO4 माइनस माइनस आयंस फ्लोज अगेंस्ट द बैकग्राउंड
बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो जो H प्लस आयंस और SO4 माइनस आयंस हैं, ठीक है, ये किस डायरेक्शन किसके अगेंस्ट फ्लो करते हैं, किस बैकग्राउंड में, इस इलेक्ट्रोलाइट की बैकग्राउंड में ही तो फ्लो करते हैं, फ्लो अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की ही बैकग्राउंड में ये फ्लो करते हैं। जो H प्लस आयंस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर और SO4 माइनस माइनस आयंस को नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचाती है बैटरी अपने फोर्स से, जिससे कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कुछ रेजिस्टेंस यहां पर ऑफर करता है, कुछ रेजिस्टेंस बनाता है। ठीक है, सो वी कैन से इलेक्ट्रोलाइट offers some resistance, okay, to the फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर कहें फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि चार्ज का फ्लो ही क्या होता है, करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल और बैटरी। ओके, तो हम रेजिस्टेंस को अब डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो हम रेजिस्टेंस को, द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यही जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट जो ऑफर करता है, इसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the electrolyte of a cell to the flow of current, ठीक है, to the flow of current between किस किस के बीच में, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ठीक है, इस कंप्लीट जो कंटेनर है इसमें नहीं, बस ओनली इलेक्ट्रोड्स के बीच में, बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, उसी सेल का वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाएगा। सिंपल सी बात, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है जिस सेल का, ठीक है, वो फ्लो ऑफ करंट के, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट में क्या क्या करता है, बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड के बीच में जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसमें एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है इलेक्ट्रोलाइट, उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए cell. Okay, so this may be the definition for internal resistance. Okay, internal resistance. Okay, you can write this definition. अब हम देखते हैं कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, ये डिपेंड किस पर करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको और देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सबसे पहले यही अफेक्ट करेगा किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो जो इसकी नेचर होगी इलेक्ट्रोलाइट की, मीन्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम लेंगे, जैसे यहाँ पर H2SO4 है इलेक्ट्रोलाइट में, अगर इलेक्ट्रोलाइट में CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है तो कुछ उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो नेचर पे डिपेंड करेगा, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करेगा, ये नेचर पर। उससे पहले भी अगर एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए H2SO4 ही है इसमें, है ना, इस पर भी डिपेंड करेगा कि H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन मीन्स कि H2SO4 के जो मॉलिक्यूल, जो आयंस हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट में जो डिसोसिएट्स हो रहे हैं, उनकी भीड़ कितनी है, ठीक है, कितने डेंस हैं ये। ज़्यादा आयंस होंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस फील करेंगे। सिंपल सी बात है कि जो आयंस का जो फ्लो है, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है सेल के इनसाइड द सेल,
ठीक है। तो जितने ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे, है ना, जितना ज़्यादा डेंस होगा तो उतना ही ज़्यादा इनको क्या सफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा ये रेजिस्टेंस को फील करेंगे, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा का मीन्स क्या है कि H2SO4 विद रेस्पेक्ट टू वाटर जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो किस क्वांटिटी में है, ठीक है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा H2SO4 जिस इलेक्ट्रोलाइट में, तो वहाँ पर उसका कंसंट्रेशन हाई होगा, और अगर कंसंट्रेशन हाई होगा इलेक्ट्रोलाइट का तो वहाँ क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उस सेल का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको हम स्मॉल r से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंसंट्रेशन होगा उस पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कंसंट्रेशन के साथ। सेकंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करते हैं तो भी चेंज होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं उनके पास डिफरेंट चार्ज होता है, डिफरेंट चार्ज फ्लो करता है, तो उसी हिसाब से करंट बनेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल। नेक्स्ट, जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रोड के बीच की, ठीक है, जैसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, या फिर कोई कंडक्टर है, उसकी अगर हम लेंथ इंक्रीज करते हैं तो वहाँ रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज होता है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, खुद रजिस्टर का तो रेजिस्टेंस होता ही है, किसी भी कंडक्टर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। तो कोई भी कंडक्टर वायर है या उसकी लेंथ अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों होगा इंक्रीज? बिकॉज जो भी आयंस हैं इनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी करंट को फ्लो कराने के लिए इनसाइड द सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट से होके ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका सेल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जितने पास होंगे इलेक्ट्रोड उतना अच्छा करंट फ्लो होगा, क्योंकि जल्दी से पहुंच जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। SO4- जल्दी से पहुंच जाएगा इसके पास। तो जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी तेजी से आयन का फ्लो होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे आयंस एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड्स पर। लेकिन जितनी डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे उतना ही उनको ज़्यादा टाइम लगेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स सिंपल है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पर L हमने जो लिया है, L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। देखिए ये जो एरिया है इलेक्ट्रोड्स का, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। अगर एरिया कम है तो चार्ज कम पहुँचेगा इधर से उधर। कैसे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर में हमने एक इलेक्ट्रोड को, यहाँ पर इतना इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है इस कंटेनर में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड हैं कुछ इस तरीके से, इनको हमने एक्सटर्नली ऐसे कनेक्ट किया तो ये इलेक्ट्रोलाइट में अभी डिप नहीं हुए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में डिप नहीं हुए तो क्या सर्किट कंप्लीट हो पाया? नहीं हो पाया। जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप होंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा और चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल, ठीक है। तो जैसे ही एरिया किस में आया, इलेक्ट्रोड में, इलेक्ट्रोड्स का एरिया जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में आया वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गया। मीन्स पहले क्या था, रेजिस्टेंस बहुत हाई था, मीन्स सर्किट कंप्लीट ही नहीं था, इस मीन्स रेजिस्टेंस क्या था, इन्फिनिटी था, है ना। तो जैसे ही ये इसमें आया
इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड्स आए वैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो रेजिस्टेंस कम होने लगा। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस था वो कम होने लगा। इसमें आए तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिला हमको, वो क्या होने लगा, कम होने लगेगा। कुछ आप इसे ऐसे भी समझेंगे, देखिए लाइक दिस। अगर यहां तक भरा हुआ है क्या, इलेक्ट्रोलाइट, ओके, लाइक दिस, तो ज़्यादा एरिया है इलेक्ट्रोलाइट में, किसका, इलेक्ट्रोड का, है ना, तो ज़्यादा आयंस पहुंचेंगे। अगर कम होगा एरिया, अगर आप इसे ऐसे समझें कि बहुत कम, यहाँ तक बस, ओके, बस यहाँ तक भरा हुआ है और थोड़ा सा ही इलेक्ट्रोड्स का एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, ठीक है, बस यहाँ तक, तो कम ही चार्ज पहुँचेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड्स पर ही तो चार्ज है। इसी के आसपास जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, इसके आसपास रहते हैं। जब इलेक्ट्रोड्स ही इलेक्ट्रोलाइट में नहीं रहेंगे तो कहाँ से चार्ज का फ्लो हो पाएगा एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जितना ज़्यादा एरिया इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि करंट उतना ही ज़्यादा बनेगा। करंट ज़्यादा बनेगा मीन्स रेजिस्टेंस यहाँ कम है, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। तो एरिया बढ़ेगा इलेक्ट्रोड्स का तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ए के। ए क्या है यहाँ पर, ए इज एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स का जो भी एरिया है। नेक्स्ट, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। अब देखिए टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं, सपोज कि हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ एक बर्नर लगा दिया हमने और उससे इसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया सेल को। जब हम इस सेल को हीट करेंगे तो होगा क्या, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मेल्ट होगा और वो थिन होगा, ओके, मीन्स पहले अगर डेंस है तो वो रेयरर होगा, तो मेल्ट होगा तो ये थिन होगा, पतला होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पतला होगा तो सिंपल सी बात है, चार्जेस जो हैं, आयंस जो हैं, H+ आयन और SO4- आयंस, ये थिन इलेक्ट्रोलाइट से आसानी से इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट थिन होगा तो आयंस का फ्लो इजी हो जाएगा। आयंस का फ्लो इजी हो जाएगा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा उस सर्किट में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, इट मीन्स रेजिस्टेंस यहाँ डिक्रीज हो रहा होगा। बिकॉज देखिए रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी तो जानते हैं, R=V/I, ओके। अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कब हो रहा है, जब हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयंस का फ्लो इजी हो जाएगा। आयंस का फ्लो इजी होगा तो सिंपल है कि करंट इंक्रीज हो जाएगा, और करंट इंक्रीज होगा तो सिंपल है कि रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विल डिक्रीज, ओके। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा, ओके। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस इसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं सेल को, आउटसाइड से एक्सटर्नली हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बैटरी या सेल का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो भी सर्किट में होता है वो इंक्रीज होने लगता है, सिंपल, ओके। अब जब अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है तो सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आप जानते हो, I²RT। अगर आपको नहीं पता, वैसे इसी चैप्टर में आगे हम एडवांस लेक्चर में से डिटेल में समझेंगे, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ इसको। ये आता कहाँ से, P=W/T होता है, पावर =वर्क/टाइम, है ना। तो W मीन्स एनर्जी P/T, पावर इंटू टाइम, और P का फॉर्मूला होता है V/I, VIT, और वर्क मीन्स एनर्जी या फिर हीट एनर्जी VIT, और V/IR होता है तो ये हो जाएगा I²RT, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस इन ए सर्किट इंक्रीज होने लगेगा। क्यों इंक्रीज होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, I भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब I इंक्रीज होगा तो हीट प्रोड्यूस भी इंक्रीज होगी, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस इंक्रीज होगी वो किस फॉर्म में इंक्रीज हो रही है, इन द मल्टीपल ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, ओके। अगर लो टेम्परेचर पर अगर मान के चले यहाँ पे, एट लो टेम्परेचर, इफ एट
लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो है उस टाइम इस सर्किट से 2 एम्पियर करंट सपोज फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है इफ एट लो टेम्परेचर। तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी उस टाइम पे, यहाँ पुट करेंगे, बाकी की चीज़ों को कांस्टेंट ले लेते हैं। 2 to the 4 RT ये रहेगी एट लो टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस जो होगी। अगर एट हाई टेम्परेचर, इफ एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो सपोज कि करंट हो गया 4 एम्पियर, ओके, करंट इंक्रीज हो गया, डबल हो गया करंट 4 एम्पियर। तो इस टाइम पे हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, एट हाई टेम्परेचर हीट जो प्रोड्यूस होगी, 4 यहाँ पुट करेंगे अगर हम, तो 4 4 जा 16 टाइम्स 16 RT। तो यहाँ देखिए हीट प्रोड्यूस कैसे हुई है, इंक्रीज तो हुई है, लेकिन किस फॉर्म में, इन द मल्टीपल ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, हीट इंक्रीज इन द मल्टीपल ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया इसका हीट का, है ना। करंट इंक्रीज हुआ डबल टाइम्स, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर हुआ, लेकिन हीट प्रोड्यूस 4 टाइम्स, ओके। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है सर्किट में तो हीट भी ज़्यादा निकलने लगती है उस सर्किट में। जब हीट ज़्यादा निकलेगी सर्किट में तो बैटरी के ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बैटरी के लिए गुड नहीं है, सेल के लिए गुड नहीं है हीट करना, टेम्परेचर को बढ़ाना। तो किसी भी बैटरी को जब भी हम घर में, जो हमारी बैटरी होती है उसको जब भी हम रखते हैं तो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होता है, जहाँ से एयर पास होती रहती है, जिससे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो। उसको हम ढक के नहीं रखते हैं किसी भी बैटरी को, ओके। क्यों नहीं रखते, क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सर्किट में करंट इंक्रीज होगा, सर्किट में करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज जो होगा वो किस फॉर्म में इंक्रीज होगा, इन द मल्टीपल ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है, करंट के स्क्वायर के मल्टीपल में वो इंक्रीज होती है हीट प्रोड्यूस जो भी है सर्किट से, ठीक है। तो हम बैटरी को कहाँ रखेंगे, जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन होगा, जहाँ से एयर पास होती रहेगी, ओके। और साथ ही हम बैटरी को ऐसे चार्जर से चार्ज नहीं करेंगे जो फास्ट चार्जिंग करता हो। फास्ट चार्जिंग करेगा तो सिंपल है कि करंट ज़्यादा फ्लो कराएगा उस सर्किट से, और जब करंट ही ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट प्रोड्यूस भी सर्किट में ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर ए बैटरी और सेल, तो ब्लास्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड करता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा, ओके। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो R ही होता है। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में, लाइक दिस। जैसे अगर ये सर्किट है, ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट में, और यहाँ हमने अगर एक बैटरी लगाई है या फिर एक सेल लगाया है, सपोज एक सेल लगाया हमने, ये पॉजिटिव एंड सेल का और ये नेगेटिव एंड सेल का, ओके। और यहाँ रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से हम यहाँ शो करते हैं, लाइक दिस, ओके। सो दिस इज सेल, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन सेल का है। यहाँ पर ये स्मॉल r जो है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ इतना जो सर्किट है ये सेल को रिप्रेजेंट करेगा। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, कोई भी R, बल्ब हो सकता है, मोटर, फैन, टेलीविज़न, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ R। तो जो R है इंटरनल रेजिस्टेंस है, किस तरीके से चेंज होता है। और देखिए अगर कोई आइडियल बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। वैसे आइडियल बैटरी जो है प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो होती नहीं है, थ्योरेटिकली होती है, हम मान के चलते हैं। तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, कोई भी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है आइडियल बैटरी का। लेकिन सिंपल जो नॉन आइडियल बैटरीज होती हैं, सारी बैटरी नॉन आइडियल्स ही होती हैं, उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम होता है वो बैटरी अच्छी रहती है, ठीक है। जिसका बिल्कुल ही नहीं होता वो आइडियल बैटरी होती है, वेरी गुड बैटरी होती है, लेकिन वो होती ही नहीं है, केवल हम उसको थियोरेटिकली मान के चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो होगा एनर्जी ट्रांसफ़र इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट में एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है,
ठीक है। यहाँ से जैसे अगर हम इस सेल से, अब देखिए बार बार हम जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो इस तरह से सेल को नहीं बनाएंगे, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से सेल को ऐसे शो कर देंगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बता देंगे, उसका ईएमएफ बता देंगे, कितना ईएमएफ है इसका, जैसे 2 वोल्ट ईएमएफ, तो ये सिंपल सेल को रिप्रेजेंट करेगा इतना पार्ट पूरा का पूरा। ये जो दिया हुआ है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है इसका, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसका। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो किस फॉर्म में चेंज होगी एनर्जी, जैसे यहाँ से सेल से हम एनर्जी ले रहे हैं, यहाँ हमने अगर बल्ब रेजिस्टेंस लगाया तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना, वो चीज़ देखेंगे आगे। और बल्ब लगाया तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में चेंज होगी या फिर कहें लाइट एनर्जी में चेंज होगी। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम, एनर्जी ट्रांसफर इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।